नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और यह न केवल कानून होता है बल्कि उस देश के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्था है उसको निर्धारित करने वाला एक जीवन दर्शन भी होता है। तो हमारा संविधान भी एक विश्व का प्रमुख संविधान है और 2 दिसंबर 1946 को इसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा करके इस संविधान का निर्माण किया गया था और जो संविधान सभा थी उसके अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रांतीय विधानमंडलों ने प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना था और इस तरह से हमारी संविधान सभा बनी थी और उस संविधान सभा ने करीब 3 वर्ष का समय लगा करके इस संविधान का निर्माण किया था। तो हमारे इस संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहली विशेषता, लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पब्लिक पॉपुलर सॉवरेंटी, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेंटी या लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान। इसका मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है इसमें अंतिम सत्ता जनता के पास है। संविधान सभा के गठन को लेकर के कई आलोचनाएं की गई कि इसका जो गठन है वो अप्रत्यक्ष रीति से किया गया तो ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, लेकिन ये सब आलोचनाएं निराधार हैं और वास्तव में अगर प्रत्यक्ष चुनाव भी होते तो भी संविधान सभा इसी तरह की होती। ऐसा नहीं था कि अगर प्रत्यक्ष चुनाव हो जाते तो संविधान सभा का स्वरूप कुछ और होता। उस समय भी वही संविधान सभा बनती जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव से बनी थी। तो हमारी संविधान सभा ने बनाया है संविधान को और उसमें जो अंतिम सत्ता है वो जनता में निहित रखी है और अंतिम सत्ता जनता में ही निहित है, इसलिए यह संविधान जो है लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो प्रारंभ है वही किस शब्द से होता है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी कर राज्य बनाने के लिए और जो भी है सारे जो उसमें दिया हुआ है और अंत में कहा गया है कि इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो जो शुरू का शब्द हम भारत के लोग हैं वही ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा संविधान जो है वो लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है और इसमें जो अंतिम सत्ता है वो जनता में ही निहित है। दूसरी विशेषता, निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। संविधान जो होते हैं निर्माण शैली के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकसित संविधान जो कि प्रायः अलिखित भी होता है और एक होता है निर्मित संविधान जो कि अनिवार्य रूप से लिखित होता है। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो विकसित संविधान है और अलिखित संविधान है और भारत का जो संविधान है वो निर्मित संविधान है और लिखित संविधान है। कोई भी संविधान पूरी तरह से लिखित या पूरी तरह से अलिखित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन का पूरा संविधान अलिखित है, कहीं भी कुछ उसका लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, या भारत का संविधान पूरा का पूरा लिखित है और कुछ भी अलिखित उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान का भी कुछ भाग ऐसा है जो अलिखित है यानी परंपराओं से विकसित हुआ है और ब्रिटेन का अधिकांश भाग ऐसा है जो अलिखित है, परंपराओं से विकसित हुआ है। उसका कुछ भाग फिर भी लिखित है, जैसे मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, पिटिशन ऑफ राइट्स, विभिन्न संसदीय अधिनियम जो वहाँ की पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किए हैं, तो वो सारे लिखित हैं। लेकिन उसका बहुत सारा भाग मतलब 70-80% जो पार्ट है
वो अलिखित है। लेकिन भारत का जो संविधान है उसका 80-90% पार्ट लिखित है और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो अलिखित है। तो हमारा संविधान निर्मित है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे उसके निर्माण में, और लिखित है। फिर भी उसका विकास तो हो ही रहा है और आज भी हो रहा है, विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा और कुछ परंपराओं को विकसित करके। तो हर संविधान का विकास होता है, और कोई भी संविधान उसी रूप में नहीं होता जिस रूप में लागू करते समय था। उसको लागू होने के बाद उसके स्वरूप में लगातार परिवर्तन भी आते रहते हैं। अब हमारा जो संविधान है सर्वाधिक व्यापक संविधान भी है। एक विशेषता यह है कि व्यापक संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। जैसे अमेरिका का संविधान है उसमें सिर्फ 7 धाराएं हैं। दूसरे कुछ संविधान है जैसे चीन का संविधान है, उसमें कुछ शुरू वाले संविधान में 134 धाराएं थी, बाद वाले में और 160-170 धाराएं थी। भारत का जो संविधान है उसमें 395 धाराएं, 395 आर्टिकल्स। और जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब तो उसमें 12 अनुसूचियां हो गई हैं और धाराओं की संख्या भी और बढ़ गई है। अनुच्छेदों की जो संख्या है, धारा या अनुच्छेद एक ही बात है, तो उसकी जो संख्या है अब तो और बढ़ गई, 400 से ज्यादा हो गई है। तो बहुत व्यापक संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, और इसकी व्यापकता को लेकर के इसकी बहुत आलोचनाएं भी की जाती हैं कि कहा जाता है कि ये तो वकीलों का स्वर्ग है, ये बहुत बड़ा है, इसको इसकी व्याख्या को लेकर के वकीलों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसके व्यापक होने के कुछ कारण हैं, उनकी चर्चा भी हम यही करेंगे। कि 1935 के अधिनियम पर आधारित है। सबसे पहली बात कि 1935 का अधिनियम जो था वो अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक था, अधिनियम था। दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में वो उसकी गिनती होती थी 1935 के अधिनियम की, जिसमें 300 से अधिक अनुच्छेद थे और कई भाग थे और कई अनुसूचियां थी। और हमारा जो संविधान है उसमें 1935 के अधिनियम की लगभग 200 धाराएं ले ली गई। तो जिस पर आधारित है वही जब विस्तृत है, तो उस पर आधारित जो दूसरा संविधान बनेगा उसका विस्तृत होना तो स्वाभाविक ही है। दूसरी बात, इसकी व्यापकता के और भी कई कारण हैं, ये तो एक ही कारण था। अब यहाँ पर क्या है कि जो इकाइयां होती हैं, जो संघात्मक व्यवस्था वाले देश होते हैं, वहाँ इकाइयों के अलग संविधान होते हैं। लेकिन भारत में इकाइयों के अलग संविधान नहीं है। तो दो तरह के हैं, या तो एक तो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, और दूसरे जो केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहा जाता है। तो ये दोनों हैं, और इन दोनों के अलग अलग संविधान नहीं है। तो केंद्र प्रशासित जो क्षेत्र है उसके संविधान तो नहीं होंगे अलग, लेकिन जो राज्यों के संविधान तो अलग हो सकते थे, जैसे जम्मू कश्मीर का था, अब नहीं है। एक समय तक, पिछले साल तक, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन मध्य प्रदेश का अलग संविधान नहीं था, उत्तर प्रदेश का अलग संविधान नहीं था। तो इसलिए सारे राज्यों के जो शासन प्रणाली है उसका उल्लेख भी इसी में है, इसी संविधान में, इसलिए उसका स्वरूप व्यापक होना ही था। अमेरिका का संविधान छोटा इसलिए कि उसमें सिर्फ बेसिक चीजों का उल्लेख किया गया है और राज्यों के संविधान नहीं है, सिर्फ जो संघीय संविधान है उसी के बारे में मोटी मोटी बातें बता दी गई हैं, इसलिए वो बहुत छोटा है। लेकिन भारत के संविधान में छोटी छोटी बारीकियों का उल्लेख भी है। फिर मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख इसी संविधान में है। जो अमेरिका का संविधान है उसमें तो प्रथम 10 संशोधन मौलिक अधिकारों को लेकर के हुए थे, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लेख उसमें था ही नहीं, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना जरूरी था। इसलिए शुरू के 1-2 वर्षों में ही 10 संशोधन हो गए और वो सारे मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में तो एक पूरा भाग मौलिक अधिकारों को दिया गया है। भाग 3 जो है, अनुच्छेद 14 से लेकर, अनुच्छेद 13 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक जो है, लगभग 20 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लेकर के दिए गए हैं। और दूसरी बात यह कि न केवल मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, उन परिस्थितियों का भी उल्लेख है जिनमें सरकार उन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख तो है ही है, साथ साथ उन पर लगे हुए प्रतिबंधों का उल्लेख भी है।
तो जब इतनी सारी बातों का उल्लेख संविधान में करना पड़े तो संविधान तो छोटा नहीं हो सकता ना, उसका स्वरूप तो बड़ा होगा ही, व्यापक होगा ही सही। फिर मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक अधिकार तो आपकी रक्षा के लिए हैं। राज्य को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताया है, और वो बताया है कैसे, नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। नीति निर्देशक तत्व ऐसे डायरेक्टिव्स है, एक ऐसे डायरेक्शन है, स्टेट को निर्देश है कि राज्य को अगर जनता के कल्याण के लिए काम करना है तो इन निर्देशक तत्वों के आधार पर उसको काम करना होगा। और इसलिए उन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भी संविधान में किया गया, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 53-54 तक। तो इतने सारे अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों को दे दिए गए, अब उससे भी संविधान बड़ा हो गया। फिर विशेष वर्गों के हितों से संबंधित प्रावधान भी है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है या जो जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, अनुसूचित जाति जनजाति, तो उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और अलग से अनुच्छेद उसमें जोड़े गए हैं। फिर संकट काल की भी कल्पना की गई है कि 3 प्रकार के संकट हो सकते हैं। अगर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, या आंतरिक शांति या व्यवस्था को खतरा हो, या राज्य में कोई संवैधानिक संकट उपस्थित हो जाए, या कोई आर्थिक संकट उपस्थित हो जाए, इस तरह के कुछ संकटों की कल्पना करके उनसे संबंधित सारे प्रावधान भी संविधान में ही दे दिए गए हैं कि अगर ऐसी कोई संकटकालीन स्थिति होती है तो केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे होंगे, जनता और सरकार के संबंध कैसे होंगे, उन सब का उल्लेख इस संविधान में किया गया है। तो इसलिए भी ये संविधान बड़ा हो गया है। फिर बहुत सारे प्रशासनिक अभिकरणों का उल्लेख भी है, जैसे ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद है, निर्वाचन आयोग है, भाषा आयोग, वित्त आयोग, इन सब से संबंधित प्रावधान उसमें संविधान में दिए गए हैं। तो इन सभी कारणों से हमारा संविधान जो है बहुत ज्यादा व्यापक हो गया है। अगली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें 3-4 शब्द हैं जिनको अलग अलग समझना जरूरी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? सॉवरेन इसको कहते हैं। इसका मतलब है कि हम आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र हैं और बाहरी मामलों में भी स्वतंत्र हैं। हमारे वैदेशिक मामले कोई और संचालित नहीं करता, और हमारी जो आंतरिक नीतियां हैं वो भी किसी दूसरे के कहने पर संचालित नहीं होती। हम अपने मालिक खुद हैं, और हमारे जो निर्णय है, हमारी जो सरकार है, उसके जो निर्णय है पूरे देश की जनता पर समान रूप से लागू होते हैं। और ये जो निर्णय होते हैं ये पाकिस्तान या अमेरिका या रशिया के कहने पर नहीं निर्धारित होते हैं, और ये हमारी अपनी स्वयं की इच्छा से निर्धारित होते हैं। तो आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में हम स्वतंत्र हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि हमारा जो शासन है वो जनता द्वारा संचालित है। जनता स्वयं तो नहीं संचालित कर सकती क्योंकि बहुत बड़ा देश है, 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो जनता के प्रतिनिधि उस शासन को संचालित करते हैं, लेकिन माना यह जाता है कि अंतिम सत्ता जो है वो जनता में निहित है, और जनता ही ये तय करेगी कि कौन से दल का शासन होगा और कौन शासन करेगा। फिर गणराज्य का मतलब होता है कि जिस देश का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है वो गणराज्य कहलाता है। जैसे ब्रिटेन जो है वो गणराज्य नहीं है क्योंकि वहां का जो प्रमुख है वो वंशानुगत है, लेकिन हमारा देश गणराज्य है, रिपब्लिक है, क्योंकि हमारा जो जनता जो प्रतिनिधि है, हमारा जो प्रमुख है देश का, जो सर्वाधिक प्रमुख जो है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तो इसलिए ये गणराज्य है। अब यहाँ हमारा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला जो स्वरूप है उस पर एक प्रश्न किया जाता है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत ने तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता को बनाए रखा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ी नहीं, क्योंकि राष्ट्रमंडल का जो प्रमुख है वो तो ब्रिटेन का सम्राट है या महारानी है। तो फिर राष्ट्रमंडल के सदस्य होने के नाते हमारा भी प्रमुख वही होगा,
और फिर तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न खुद को कैसे कह सकते हैं? लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल जो है, पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि राष्ट्रमंडल है क्या। अगर आप लोगों में से कुछ लोग नहीं जानते हो तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ, ये एक्चुअली पहले ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था। और इसमें वो सारे सदस्य होते थे या आज भी हैं जो एक समय में ब्रिटेन के अधीन थे। ब्रिटेन के अधीन अधीन करीब 48-50 राष्ट्र थे, भारत की तरह। खाली भारत अकेला ब्रिटेन के अधीन नहीं था, ऐसे बहुत सारे देश थे एशिया के, साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका खुद भी था, और उसके अलावा अफ्रीका के जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, कई देश थे जो कि ब्रिटेन के अधीन थे, और वो धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए। ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन के अधीन था एक समय में। तो ये सब धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए, और राष्ट्रमंडल के सदस्य फिर भी बने रहे, क्योंकि ब्रिटेन के लोग क्या है, परंपरा प्रिय है। वो किसी भी संस्था को एकदम से समाप्त करना नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि कोई भी संस्था जो है वो तुरंत आज है और कल उसको एकदम से समाप्त कर दिया जाए। नहीं, वो उस संस्था को तब तक बनाए रखना चाहते हैं जब तक कि वो उनके विकास में कोई बाधा, बड़ी बड़ी बाधा उपस्थित न कर दे। तो राष्ट्रमंडल को भी वो समाप्त नहीं करना चाहते थे। वो उनके पुराने जो साम्राज्य है उसकी निशानी थी या जो भी था। पर दूसरा ये भी था कि बदली हुई परिस्थितियों में सबको विचार विमर्श के लिए एक मंच मिल रहा था उसके माध्यम से। तो वो उसके स्वरूप को बदलना चाहते थे, जो कि उनके विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था। जो स्वरूप उनके और दूसरे देशों के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था, उसको उन्होंने छोड़ दिया, और उसकी जगह पे उन्होंने क्या किया, राष्ट्रमंडल से, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से ब्रिटिश शब्द हटा दिया, और जो सम्राट या महारानी की जो अध्यक्षता थी या उनकी जो नेतृत्व वाली बात थी, उसको नाम मात्र का कर दिया कि ये तो नाम मात्र है, औपचारिक है, और इसका आपकी स्वयंप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भारत ने भी ये तय किया कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहेंगे, और आज भी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। इतने साल हो गए हैं हमारे संविधान को लागू हुए, 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमारी संप्रभुता पर इससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। अगली विशेषता, समाजवादी राज्य। मूल संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अगर आप देखेंगे तो समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं है। ये समाजवादी और पंथनिरपेक्ष दो शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। जो मूल संविधान जो बनाने वाले थे, संविधान निर्माता जो थे, वो समाजवादी शब्द से परिचित नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी। और वो इसको समाजवादी शब्द इसमें शामिल करना इसलिए नहीं चाहते थे कि वो हमारे विधान को किसी विचारधारा से आबद्ध करना नहीं चाहते थे। जो हमारा सर्वोच्च कानून है, हमारा संविधान है, उसको किसी विशेष विचारधारा से कि विशेष विचारधारा की सीमाओं में सीमित करना नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने इसमें समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया। लेकिन बाद में हमारे सरकार के जो नेता थे उनको ऐसा लगा कि नहीं, इसमें समाजवादी शब्द जोड़ना जरूरी है, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो जनता का कल्याण करना है, सभी का कल्याण करना है, और इसके लिए समाजवादी रास्ता ही उचित है। उनको ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने इसमें समाजवादी शब्द जोड़ दिया। और आपको ये भी पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे जो प्रावधान थे उनको 43वें, 44वें और 45वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन प्रस्तावना में जो ये दो शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, इनको नहीं हटाया गया। तो यानी कि इसका मतलब है कि एक मौन स्वीकृति सारे दलों की, उसके बाद कई दलों की सरकारें बनी हैं। किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि इस शब्दों को हटा दें, तो सारे दलों की सरकारों की मौन सहमति इसको प्राप्त हो गई है। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसका अर्थ यह है कि हम किसी पंथ विशेष को अपने राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी के किसी भी धार्मिक मामले में
कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर वो हमारे राष्ट्रीय हित में बाधा उपस्थित करेगा तो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर में पुलिस भेजनी पड़ी थी क्योंकि देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। तो धार्मिक मामलों में हम बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमारे देश की अखंडता उससे खतरे में पड़ रही हो तो हम हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। हम किसी धर्म को अलग से कोई संरक्षण नहीं देंगे, हम किसी भी धर्म को अपना राजधर्म घोषित नहीं करेंगे, और धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। अगली विशेषता है कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, उसके आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कठोर संविधान और दूसरा होता है लचीला संविधान। आपको इससे अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे कि जिस संविधान में आसानी से संशोधन हो जाए वो लचीला संविधान, और जिसमें संशोधन आसानी से नहीं हो वो कठोर संविधान। तो एक ऊपरी अर्थ तो ये है, यहाँ तो एक हद तक ये बात सही है, लेकिन ये उसका पूरा अर्थ नहीं है। अगर आपसे आपके राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि कठोर संविधान का मतलब क्या और लचीले संविधान का मतलब क्या, तो आप ये कह सकते हैं कि जिस संविधान में संशोधन की विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए, यानी साधारण कानून से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाए, तो वो संविधान कठोर संविधान कहलाता है, यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग से नहीं, यानी साधारण कानून की तरह ही संशोधन हो जाते हैं, तो वो संविधान फ्लेक्सिबल होता है या लचीला संविधान होता है। जैसा कि ब्रिटेन का संविधान है, वहां की संसद साधारण बहुमत से ही कानून भी बना लेती है और साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन भी कर लेती है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान की कुछ धाराएं तो ऐसी हैं जिनको साधारण बहुमत से ही बदला जा सकता है, जिसे ब्रिटेन की संसद करती है। लेकिन बाकी जो धाराएं हैं उसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी उसमें कुछ धाराएं, दो तरह की प्रक्रिया है। कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें संशोधन के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए और कुल सदस्यों का साधारण बहुमत चाहिए। समझ लो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या है 250 और कुल सदस्यों की संख्या है 500। तो अगर सारे के सारे भी उसके पक्ष में वोट दे देंगे तो भी वो प्रस्ताव माना नहीं जाएगा, क्योंकि सारे के सारे तो नहीं दे सकते। अगर उसमें से 2-4 लोग भी अगर अगेंस्ट हो जाते हैं, मतलब 250 में से 248 वोट पक्ष में चले जाते हैं और 2 विपक्ष में चले जाते हैं, तो वो मत नहीं माना जाएगा, क्योंकि कुल सदस्यों का साधारण बहुमत नहीं है। अगर 500 सदस्य हैं तो 251 का होना जरूरी है ना। दूसरी एक स्थिति में आपको बताऊं कि अगर उपस्थित भी 500 है और कुल सदस्य भी 500 है, तो फिर उसका जो 2/3 है, तो जितनी भी संख्या होती है 330, 32 जो भी होती है, वो जब तक प्राप्त नहीं होगी, 250 कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे कुल सदस्यों का तो साधारण बहुमत है, लेकिन उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 कहाँ है। तो दो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत भी चाहिए और कुल सदस्यों का साधारण बहुमत भी चाहिए, तभी वो संविधान संशोधन पारित माना जाएगा। क्या कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जिसमें संशोधन के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का साधारण बहुमत तो चाहिए ही, साथ ही साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो संविधान है वो कठोर संविधान और लचीले संविधान का मिक्सचर है। और ब्रिटेन के संविधान की तरह बहुत लचीला भी नहीं है और अमेरिका के संविधान की तरह अत्यंत कठोर भी नहीं है। अमेरिका के संविधान में तो 200 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं और 27 संशोधन ही हुए हैं, और उसमें से भी 10 संशोधन तो शुरू के कुछ 2-3 वर्षों में हो गए थे मौलिक अधिकारों को जोड़ने के लिए, और बाकी 200 से ज्यादा साल में सिर्फ 17 संशोधन ही हुए हैं। इतना कठोर संविधान है अमेरिका का। लेकिन भारत का संविधान
अगस्त 2021 तक इसमें 105 संशोधन हो चुके हैं। अब अगली विशेषता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं शासन के, आपको सबको पता ही होगा, मैं फिर से याद दिला दूं। तो इसमें से न्यायपालिका जो होती है वो तो स्वतंत्र होती है, लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार के संबंध हैं, उसको लेकर के शासन के 2 प्रकार होते हैं। एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरी होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन व्यवस्था है। थोड़ा सा इन दोनों का अंतर मैं आपको समझा दूं। जहां अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है, वहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं। जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते। जैसे अमेरिका में है, जो अमेरिका राष्ट्रपति है और उसके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो वहाँ की जो व्यवस्थापिका है कांग्रेस, उसके सदस्य नहीं होते। और समझ लो राष्ट्रपति ने किसी मंत्री को, किसी को ऐसे व्यक्ति को मंत्री के रूप में ले लिया जो कांग्रेस का मेंबर है, तो उसको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, तभी वो मंत्री बना रह सकता है। दोनों दोनों चीज वो साथ में नहीं चला सकता कि कांग्रेस के मेंबर भी रहे, सीनेट का मेंबर है, और इधर राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल में भी है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भारत में उल्टा है। भारत में जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को लिया था अपने मंत्रिमंडल में। अंबेडकर उस समय लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, तो उनको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करनी पड़ी, तभी वो मंत्रिमंडल में रह पाए। और इसी तरह से कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक तो मंत्रिमंडल में रह सकता है, अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है 6 महीने तक रह सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अगर उसने सदस्यता नहीं प्राप्त कर पाया, वो किसी भी सदन की सदस्यता उसको नहीं मिल पाई, तो फिर उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा मंत्री पद से। तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। मतलब संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, एक तो दोहरी कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक और दूसरी नाम मात्र की। अच्छा, अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका एक ही होती है, वही वास्तविक होती है, वही नाम मात्र की होती है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, उसके पीछे कारण था कि ब्रिटेन का शासन था और उसने संसदीय व्यवस्था की थोड़ी थोड़ी आदत भारतीय जनता को डाल दी थी। तो एक कारण तो ये था, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण नहीं था। उससे बड़ा कारण ये था कि संसदीय व्यवस्था जो होती है वो उत्तरदायी शासन पर आधारित होती है। जो मंत्रीगण होते हैं ना, जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इस उत्तरदायित्व के कारण शासन जो होता है वो सही रूप से चलता रहता है। दूसरी बात ये कि जैसे वो बहुमत दल का नेतृत्व करते हैं व्यवस्थापिका में, तो व्यवस्थापिका भी वही करती है जो कार्यपालिका चाहती है, और इसलिए गतिरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जैसे कि अमेरिका में कई बार हो जाता है कि व्यवस्थापिका राष्ट्रपति द्वारा बनाए हुए बजट को अस्वीकार कर देती है या उसमें बहुत सारे संशोधन सुझा देती है, और राष्ट्रपति उनको नहीं चाहता, उसकी मर्जी के खिलाफ बहुत सारे संशोधन कर देती है। और कई बार फिर राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर नहीं करता बिल पर, तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्मचारियों को समय से वेतन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि राष्ट्रपति और जो बाकी कांग्रेस है उसके बीच में गतिरोध ही दूर नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है। तो भारत के संविधान निर्माता काफी दूरदर्शी थे, और भारत उस समय नया स्वतंत्र हुआ था लंबी गुलामी के बाद। तो वो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह की गतिरोध की स्थितियां उत्पन्न हो और हमारा जो लोकतंत्र है, जो कि उस समय शिशु ही था, वो प्रारंभ में ही दम तोड़ दे और सैनिक तानाशाही की स्थापना हो जाए, जैसे कि हमारे पड़ोसी देशों में होती रही है। तो इसलिए संसदीय व्यवस्था को उन्होंने चुना, और ये संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी तरह से पिछले 70 वर्षों से काम कर रही है। अब अगली विशेषता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है।
एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ तो केंद्र सरकार है, उसी के पास सारी शक्तियां होती हैं और वो इकाइयों को कुछ शक्तियां इसलिए दे देती है कि अकेले वो सारा शासन का कार्य नहीं कर सकती, इसलिए कुछ अपनी मर्जी से कुछ शक्तियां इकाइयों को दे देती है और जब उसकी मर्जी होती है, जब उसका ऐसा लगता है कि नहीं ये शक्ति इकाई के पास नहीं होना चाहिए तो उससे वापस भी ले सकती है। जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन छोटा देश है तो छोटे देशों में एकात्मक व्यवस्था अच्छी तरह से काम कर पाती है। वहां पर एकात्मक व्यवस्था है, वहाँ का संविधान भी अलिखित है और वहां पर न्यायालय को भी ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो संविधान की व्याख्या कर सके या संसद द्वारा बनाए हुए किसी कानून को संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर अवैध घोषित कर सके। अगर वहां पर संविधान के किसी धारा को या किसी प्रावधान को रद्द करना भी है तो आगे आने वाली संसद उसको रद्द करेगी। तो एकात्मक व्यवस्था है ब्रिटेन में। लेकिन भारत का जो संविधान है इसका स्वरूप थोड़ा सा अलग है। ये पूरी तरह से संघात्मक भी नहीं है और पूरी तरह से एकात्मक भी नहीं है। मतलब इसका स्वरूप तो संघात्मक है लेकिन उसकी जो आत्मा है वो एकात्मक है। तो हमारे संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से संघात्मक है और किस प्रकार से एकात्मक है, इसकी इसको विस्तार से हम चर्चा इसके जो अगले आने वाला जो पार्ट है, अगला वीडियो है, उसमें करेंगे कि जो मूल विशेषता है मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ जो संविधान है वो लिखित और कठोर है। हमारा जो राज्य जो है भारत देश है वो 2 से ज्यादा अधिक राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। हमारा जो संविधान है लिखित और कठोर है। संविधान ने शक्तियों का विभाजन किया है। 2 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकारें अलग हैं। फिर हमारा जो न्यायालय है उसको भी ये शक्ति प्राप्त है कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया हो तो वो उसको संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर अवैध घोषित कर दे। तो ये सारी लक्षण तो हैं जो कि संघात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो एकात्मक हैं। जैसे कि जो शक्ति विभाजन है उसमें केंद्र प्रबल है और नागरिकता भी गहरी है। फिर राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर है। और भी कई विशेषताएं हैं जो कि ये बताती हैं कि हमारा संविधान एकात्मक लक्षणों को लिए हुए संघात्मक व्यवस्था वाला संविधान है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब इसकी जो बची हुई विशेषताएं हैं और एकात्मक और संघात्मक की जो विस्तृत चर्चा है वो अगले वीडियो में की जाएगी।